नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है। और हम ये कार्यक्रम दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं और दिल्ली में भी एक लोकतंत्र का मंदिर है संसद, जहां पर बैठकें होती हैं, लेकिन वहां बैठक नहीं हो पा रही है। कारण हल्ला। सत्ता पक्ष की अलग मांग है, विपक्ष का अलग मांग है, लेकिन ये नया नहीं है सर। ये जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू होने से पहले कई बातों पर चर्चा होती है, जनता के मुद्दे उठाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन संसद शुरू होने के साथ ही राजनीति की बातें होती है। अपने राजनीतिक दल को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है, इस एजेंडे पर राजनीतिक दल चलने लगते हैं। क्या संसद का पहला सत्र जिस तरीके से धुला, दूसरा सत्र चलेगा? देखिए, हम दूसरा सप्ताह जो चरण जो चल रहा है इसका बजट सत्र का, देखिए हम खाली इसी बजट सत्र की बात क्यों करें। हम इससे पहले शीतकालीन सत्र था, उससे पहले मानसून सत्र था, उससे पहले पिछला बजट सत्र था। तो हम देखें तो अगर हम 2019 में जो लोकसभा चुनकर आई है, हम इस लोकसभा को देख लें तो मुझे लगता है कि जनादेश को अब तक विपक्ष स्वीकार नहीं कर पाया है। एक परिपाटी सा बना दिया गया। तो जनादेश को आप जब स्वीकार नहीं करते हैं, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपको विपक्ष में बैठने का आदेश मिला है, उनको सत्ता करने का आदेश मिला है, तो आप जब अपने मन मुताबिक करते हैं कि मुझे कब चलने देना है, कब चलने नहीं देना है, अचानक से आप देखिए कि जब भी कोई संसद सत्र होता है उससे ठीक पहले सब कुछ सही चल रहा होता है। विपक्ष के नेता भी कह रहे होते हैं कि हम महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर घेरेंगे। अचानक से एक दो दिन पहले कुछ ऐसा मुद्दा आ जाता है जिससे सदन पूरा ठप हो जाता है, चाहे कभी पेगासस आ जाता है। और आप देखिए कि अधिकांश ऐसे मुद्दे होते हैं जो विदेश से जुड़े होते हैं। तो ये लगता है कि हमारी संसद में बाधा पैदा करने की साजिश कहाँ रची जा रही है, बाहर रची जा रही है या कोई और इसमें शक्तियां शामिल हैं। अभी राहुल गांधी बाहर बोलकर आए कि वहाँ पर हमारे जो माइक हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये एंगल जो इसमें विदेशी एंगल नज़र आ रहा है, वो ये दिखाता है कि कोई ना कोई तो शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि भारतीय संसद निर्बाध रूप से काम करे। संसदीय व्यवधान जो पैदा किए जा रहे हैं उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यवधान है, आप देखिए कि एक बार आप विपक्ष नेता कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे को महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना है, सरकार कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप जो भी विषय रखेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा हो नहीं पाती है क्योंकि हंगामा होता रहता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी माननीय उपराष्ट्रपति जी ने एक आह्वान किया था कि संसदीय व्यवधान के विरुद्ध जनता को आंदोलन करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सांसद हैं वो उनको समझना होगा कि जो सदन है वो नियमों से चलेगा। आप यहाँ पर बैनर नहीं दिखा सकते, आप तख्तियाँ नहीं दिखा सकते, और आप जो भी बोलेंगे जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे। तथ्य अगर है तब आप उसको बोलेंगे, तो जिम्मेदारी पूर्वक आपको बोलना है। तो संसदीय व्यवधान के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने का समय आ चुका है, क्योंकि यदि सांसद समझने को तैयार नहीं है, यदि सांसद इस बात के लिए लगभग तैयार नहीं दिख रहे हैं कि जो सदन नियमों से चले, तो ये फिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपको, अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आपको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सरकार से सवाल आप क्यों पूछेंगे जब आप खुद ही नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अब आप देखिए कि संसद में कोई आता है और उसको बोला जाए कि भाई संसद में बब्बर शेर की एंट्री, उसको आप ऐसे प्रचारित करते हैं। तो ये सांसद जो हैं उनको जनप्रतिनिधि बनाकर जनता ने भेजा है, उनको अपना काम करने के लिए भेजा है, अपनी समस्याएं उठाने के लिए भेजा है। आप उनकी जो एक गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। संसद चल नहीं पा रही है तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कांग्रेस के पार्टी के या उसके कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, संसद की एक अजीब सी तस्वीर बनाकर उसमें लॉक लगा हुआ है बाहर, या माइक को ऑफ कर दिया गया है, इस तरीके की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रचारित की जा रही हैं। तो क्या ये लोकतंत्र की मंदिर की जो मर्यादा का हनन है वो नहीं है? तो ये भी एक नियम कानून बनना चाहिए, और ख़ासतौर पे लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति, को देखना चाहिए कि संसद की मर्यादा जो सदन में भंग हो रही है उस पर तो वो कार्रवाई करें ही। संसद के बाहर जो लोग संसद का अपमान कर रहे हैं, संसदीय मर्यादा जो तार तार होती दिख रही है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए कि ये
कैसे हमारे लोकतंत्र के मंदिर की जो छवि है वो बरकरार रहे, उस पर कोई भी आंच नहीं आए। बिल्कुल। और ये जो हंगामा कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे का ही बर्बादी नहीं कर रहे हैं, जो समय की बर्बादी हो रही है। ये कितना कीमती समय है, अमृत काल है, हमारे को आगे बढ़ना है, पूरी दुनिया पीछे जा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बात वैश्विक स्तर पे स्वीकारी जा रही है। समय की बर्बादी हो रही है। और ऐसे ये जो 543 सदस्यीय सदन है, इसमें तमाम ऐसे सांसद हैं जो कि पहली बार चुनकर आए हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि आज मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र की ये बात रखनी है, या मंत्री जी से इस बारे में सवाल पूछना है, मंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए ये बात मनवानी है। तमाम तैयारी करके आते हैं। वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि हंगामे में सदन ही नहीं चलता है। और किसी भी सांसद को आप देखिए कि उसके पूरे 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार बोलने का मौका मिल पाता है, क्योंकि जो समय होता है सबको आवंटित इस तरीके से होता है कि सारे सदस्य अपनी बात नहीं रख पाते। तो उसको ऐसे पता नहीं कितने सांसद होंगे जो इस सदन में अपनी बात नहीं रख पाए, और पता नहीं दोबारा निर्वाचित होंगे या नहीं निर्वाचित होंगे। तो ये अन्याय है उस सांसद के साथ जो अपनी तैयारी करके आया है सदन में बोलने के लिए। ये अन्याय है उस क्षेत्र की जनता के साथ जिसको ये इंतजार है कि कब हमारी जो समस्याएं हैं वो सरकार के समक्ष रखी जाएंगी और हमारी मांग पूरी होगी। तो ये देखना होगा। और ख़ासतौर पे अमित शाह जी ने एक साक्षात्कार में कहा ही है कि लोकसभा अध्यक्ष जी के पास सबको बैठकर एक हल निकालना चाहिए गतिरोध का। और गतिरोध का हल तभी निकलेगा जब आप भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, वो भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, मिलजुल कर ही। और लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि सरकार ही नहीं चाहती है कि संसद चले। देखिए, अब वो क्या है कि विपक्ष की अपना एक पक्ष है और सत्ता पक्ष का भी अपना एक पक्ष है कि आप पहले राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी होगी। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, आप अडानी मुद्दे पर जेपीसी बनाइए। तो और ये यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अडानी से जुड़े मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 पूर्व जजों की एक कमेटी बना दी है, तमाम उसमें विशेषज्ञ रखे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं और बाजार से जुड़े लोग हैं, और सेबी को भी इस मामले की जांच का काम दिया गया है, तो फिर किस बात का हंगामा? एक बार आप जांच पूरी होने दीजिए। जांच पर यदि आपको जांच जो रिपोर्ट आएगी उस पर आपको विश्वास नहीं है तो फिर से आप चुनौती दीजिएगा, फिर से मांग कीजिएगा। एक बार आप इंतजार तो करिए। सभी कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, हमको हमारी न्यायपालिका पर विश्वास है। तो जब न्यायपालिका ने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो जरा इंतजार तो कर लीजिए। नहीं, ये जिद है, संसद नहीं चलने देने के लिए ये जिद है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो आगामी सप्ताह है शायद कुछ हल निकले, क्योंकि अभी बजट पारित नहीं हुआ है और ये संवैधानिक बाध्यता है सभी सांसदों की, सरकार की बाध्यता है संवैधानिक की वो बजट पास कराए। तो मुझे लगता है कि आगे जो सप्ताह आ रहा है इसमें शायद गतिरोध का कुछ हल निकलेगा। राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, लोकसभा में अपनी सफाई देंगे जो उन्होंने लंदन पे बोला। उसके बाद शायद गाड़ी आगे चलेगी। और इस बीच जो अभी पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में जो गैप था, उस दौरान जो संसदीय समितियों में बजट के लिए विभिन्न मंत्रालयों पर चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है मंत्रालयवार जो अभी चर्चा होनी है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि होनी ही है। तो उस गतिरोध का हल निकलेगा अभी जो आगामी सप्ताह में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि कम से कम संसद चले और लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो सके। और ये हमको ध्यान रखना चाहिए, ये देखिए, ये सांसदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि संसद से हंगामा और स्थगन या नारेबाजी जैसे शब्द ना चिपकें। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं सर इस कार्यक्रम में, और दूसरा सवाल यही लेते हैं, ईडी और सीबीआई, ये ऐसा मुद्दा बन गया है, ये जो एजेंसियां, जांच एजेंसी, वो इस वक्त फिलहाल मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर है, दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, कुल मिलाकर देखें तो ये चर्चा लगभग अगले साल तक, लोकसभा चुनाव तक चलने जा रहा है। तो क्या देखते हैं अभी भी ये मुद्दा ऐसे ही चलेगा? देखिए, जो ईडी और सीबीआई कर रही हैं ये ठीक है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने प्रेशर जब आया कि भाई सारे जो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 16 दलों ने जाकर ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना चाहा, ज्ञापन देना चाहा, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। उन्होंने ईमेल भेजकर अपनी बात रखी कि भाई आप खाली एक पक्ष को ही मत देखिए, विपक्ष के नेताओं को ही मत पकड़िए, अडानी को भी जांच करिए, दूसरे मामलों की भी जांच करिए। यहाँ पर हमको समझना होगा कि जो ईडी ने आंकड़े जारी किए हैं अपडेटेड, जरा उसको देख लें। ईडी के अपडेटेड आंकड़े कहते हैं कि जो नेता हैं, यानी कि राजनेता हैं, पूर्व सांसद हैं या सांसद हैं या विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं,
वैसे उनसे जुड़े मामले सिर्फ 3% से भी कम है। बिल्कुल। तो जब 3% से भी कम है तो यानी कि जो 97% हैं वो दूसरे लोग होंगे। तो ये बात गलत है कि ईडी सिर्फ नेताओं को ही निशाना बना रही है और दूसरे लोगों को छोड़ रही है। दूसरी बात, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं उसमें जो सजा की दर है वो 96% है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केस ईडी ने पकड़े हैं, ईडी ने अपने हाथ में लिए हैं, वो सही हैं, अधिकतर सही हैं। 4% में सजा नहीं हुई है, बाकी में सजा हुई है। तो अब कोर्ट क्यों सजा देगा? कोर्ट जब सबूत देखेगा तभी सजा देगा। बिल्कुल। तो ईडी पर आरोप यहाँ पर खारिज हो जाते हैं जो आंकड़े सामने आए हैं उससे। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी का एक साक्षात्कार हुआ, उसमें मैं देख रहा था, उन्होंने बताया कि जितने भी मामले चल रहे हैं ये, उनमें से सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं जो कि इनकी सरकार ने दर्ज किए हैं, उस बाकी सारे मामले उससे पहले के हैं। तो ये आरोप भी गलत है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और बीजेपी अपने जो विपक्षी नेता हैं उनका मुंह बंद कराने के लिए, विपक्षी आवाज बंद कराने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करें। तो ये आंकड़े जो सामने हैं, आंकड़े सब कुछ कह देते हैं। और आप आरोप लगा सकते हैं ईडी पर, सीबीआई पर, लेकिन आप देखिए कि हमारे जो ये अधिकारी हैं इनको कितनी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये ऐसे ही किसी पर हाथ नहीं डाल देते हैं। वो पहले पूरी उसकी प्रक्रिया होती है कि यदि आप पर किसी पर आरोप लगा है तो जांच पहले पूरी हो गई है कि हाँ इसके पास सबूत है। क्योंकि आप जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको अदालत को ये बात दिखानी पड़ती है, ये अपना पक्ष रखना पड़ता है कि हमारे पास ये सबूत है, इसके आधार पर हमने इनको गिरफ्तार किया, हमको पूछताछ की जरूरत है, आप हमें इनकी हिरासत दीजिए। तो अदालत जब इस बात से संतुष्ट होती है तभी हिरासत देती है। और जब ये भी अधिकार है सभी को कि जो भी ईडी और सीबीआई ने मामले लिए हैं अपने हाथ में, उसकी जो चाहे वो एफआईआर है, चाहे उसकी जो जांच रिपोर्ट है या बाकी जो भी कुछ है, उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो अदालत में चुनौती दीजिए, अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करती है। सभी लोग कहते हैं कि हमको अदालत में विश्वास है, अदालत में विश्वास होना ही चाहिए। न्यायपालिका हमारी पूरी तरह स्वतंत्र है, पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है, तो वो जो फैसला करेगी वो सबके सामने होगा। लेकिन ये बात कह देना कि विपक्ष का गला दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये जुमला है, ये जुमला है, राजनीतिक जुमला है। और ये जो लोग कहते थे शुरू में कि आप खाली हमको चुनाव के समय परेशान करते हैं, विपक्ष के नेताओं को, अगर आपके पास आरोप हैं, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप हमको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, चुनौती देते थे ये लोग। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये लोग फिर परेशान हो रहे हैं। और चुनाव में अभी 1 साल दूर है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले धरपकड़ हो रही है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव से 1 साल पहले हो रहा है सब कुछ। तो ये आरोप मुझे लगता है गलत है और हमारी जांच एजेंसियों पर इस तरीके का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। उनको, जो अधिकारी हमारे दिन रात काम करते हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, और अब तो आप देखिए ना कि चाहे पहले भी सीबीआई का तो खैर पहले था, हमारे जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसमें भी अब उनके चयन में सीजीआई साहब रहेंगे उसमें। तो ऐसे पारदर्शी तरीके से सब कुछ चल रहा है। खाली आपने एक नैरेटिव सेट कर रहा है, उसके लिए बस आपने एक लाइन पकड़ ली है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, अडानी को बचाया जा रहा है। इस बात को हर नेता 24 घंटे में वो 24 बार से ज़्यादा बार भी बोल सकता है वो, और सारे एक ही चीज़ चला रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो। तो ये एक हम कह सकते हैं कि अगर पिछला जो 2014 का के बाद जो 2019 में जो चुनाव हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक लाइन पकड़ी थी कि हमको राफेल डील को संदिग्ध बनाकर जनता के सामने जाना है चुनाव में, तो वो, लेकिन उसमें वो विफल रहे। 2024 के लिए इन्होंने सेट कर लिया है कि हमको अडानी मामले को संदिग्ध बनाकर जनता के भी चुनाव में जाना है, तो उसकी तैयारी है ये। बिल्कुल सही। लेकिन सर 2024 का आपने जिक्र कर दिया तो हम अपनी चर्चा में 2024 को भी शामिल कर ही लेते हैं। कांग्रेस के बिना क्या मोर्चा जो बन रहा है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी? अखिलेश यादव ने लगभग हामी भर दिया है, बाकी नवीन पटनायक, M.K. स्टालिन, के चंद्रशेखर राव, इन नेताओं से भी ममता बनर्जी लगातार संपर्क में हैं। तो कांग्रेस के बिना, अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि हम भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी रखते हैं। इवन अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि अमेठी से भी हम अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो समान दूरी, ममता बनर्जी की पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस को बॉस वाली सोच है उससे बाहर निकलना होगा। तो उधर के चंद्रशेखर राव पहले से ही, तो क्या
कांग्रेस के बिना एक ऐसे गठबंधन की तैयारी हो रही है जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी, और ममता बनर्जी अगर कर रही हैं तो के चंद्रशेखर राव तैयार होंगे? देखिए, यही एक विपक्षी जो एकता नहीं है। हमने देखा कि चाहे राष्ट्रपति चुनाव था, चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव था, हमने देखा कि कैसे विपक्षी एकता धराशायी हो गई। ये लोग मोदी विरोधी बातें तो करते हैं, लेकिन मोदी विरोध में एकजुट नहीं हो पाते। वो एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर लड़ाई इनके बीच में सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। और खासतौर पे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी या और भी कई सारे ऐसे क्षेत्रीय दल के नेता हैं जो इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना कांग्रेस को उभारना है। क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस के साथ जो मोदी के एंटी बीजेपी हैं, तो वो कांग्रेस के साथ इसलिए टाइप नहीं करना चाहते क्योंकि वो कांग्रेस से लड़कर ही वहां पर सत्ता में आए हैं। उनको लगता है कि हमने अगर आज कांग्रेस से समझौता कर लिया तो कांग्रेस फिर से उभरेगी, तो और कांग्रेस का अपना जनाधार बचा नहीं है, उसको आपसे फायदा होगा, कांग्रेस से फायदा किसी और को नहीं होगा। ये बात एक स्पष्ट है। दूसरा क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल ये चीज़ देखता है कि कौन कितना गंभीर है। हमने देखा कि अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, साल 2023 के पहले चुनाव थे, और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंचे। पूरा प्रचार उन्होंने स्थानीय नेताओं के भरोसे छोड़ दिया था। किसी भी राज्य में 5 से ज़्यादा सीट नहीं आ पाई। ये बहुत बड़ा झटका था, जिसको ठीक है आप मान लीजिए कि छोटे राज्य थे, लेकिन छोटे राज्य में आप है नहीं, छोटे राज्य में आप जाते नहीं चुनाव लड़ने के लिए, बड़े राज्य में आप है नहीं, तो आप है कहाँ? तो ये और खासतौर पे कांग्रेस का एक जो, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि जो बॉस वाला रवैया है, आप देखिए चाहे राहुल गांधी हों, चाहे जयराम रमेश हों, तमाम ऐसे जो नेता हैं वो ये बात इस तरीके के, उनके जो भाव भंगिमाएं हैं वो इस तरीके की कि हम बॉस हैं, हम फैसला करेंगे। अभी आपने देखा कि एक चिट्ठी लिखी थी एक क्षेत्रीय दल के नेता ने, और खासतौर पे बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया था कि कांग्रेस को अब देरी नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया था कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो वो जिम्मेदारी, एक वो बॉस वाला जो उनका रिप्लाई था वो। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं उनको पता है कि हम यहाँ पे सत्ता में हैं, कांग्रेस यहाँ पे है नहीं, और वो हम पर दादागिरी झाड़ रहे हैं। तो और ये जमीन पर संघर्ष बीजेपी के खिलाफ हम ही कर रहे हैं। हाँ, और तो ये, और आप दिल्ली में फैसला करेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी देख लेंगे, हमको कब जवाब देना है। तो ये जो कांग्रेस का रवैया है, कांग्रेस का जो अहंकार है, वही उसको लेकर डूब रहा है, और ये अभी तक समझ आया नहीं कांग्रेस को। यही एक फिर से भारी पड़ सकता है अगर ये रवैया बरकरार रहा तो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि 2-3 मोर्चे बनेंगे कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और उनके साथ कौन लोग आते हैं वो अलग लड़ेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपी अलग लड़ेगा बीजेपी से। अभी चुनाव में समय है, खासतौर पे अभी 6-7 राज्यों के चुनाव बचे हैं इस साल में। क्या परिणाम आते हैं, कौन कितने राज्य जीतता है, बीजेपी कितने राज्य जीतती है, कांग्रेस कितने राज्य जीतती है, क्षेत्रीय दलों के हद क्या लगता है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि शायद नवंबर-दिसंबर तक कुछ तस्वीर साफ होगी कि पूरा एक मोर्चा लड़ेगा बीजेपी के खिलाफ या 2-3 मोर्चे लड़ेंगे। तो ये देखना होगा कि, लेकिन भाजपा ने तो अपना साफ कर दिया। भाजपा ने अपना साफ कर दिया, और वो बार बार कह चुके हैं। अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया है कि 70 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ लौटेगा। वो तो आश्वस्त हैं, तो वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी विपक्ष की तैयारी में कमी इसलिए है क्योंकि वो नेतृत्व में को लेकर स्थिति वहाँ पे स्पष्ट है। बिल्कुल। तो चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषयों के साथ। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।